तो शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो इक्वेशन डिराइव किया था वो हमने डिराइव किया था I इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर, जहां मैंने आपको बताया था कि म्यू इक्वल्स टू होता है m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हम रेड्यूस्ड मास के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब हमको तो एनर्जी लेवल की गणना करनी है ना, रोटेशनल एनर्जी के एनर्जी लेवल की गणना करनी है। तो कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि रोटर, कोई भी रोटर हो, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटर E इज इक्वल टू होगा आपका, दोनों अणुओं के लिए E इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अणु लीनियर मोशन तो कर नहीं रहा है, घूम रहा है। जब ये घूम रहा है तो ऐसे में नॉर्मल वेलोसिटी की जगह पे हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी का यूज करेंगे। v के प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ v यूज एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी में v इक्वल्स टू हो जाएगा, v की जगह जब हम रखेंगे तो ओमेगा आर हो जाता है, एंगुलर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तब हम लिखेंगे ओमेगा आर। तो ऐसे में आप देखिए, इसको मैं इक्वेशन आज के लिए 1 मानता हूं। ठीक है। माइक ऑफ कर देंगे बेटा आप लोग। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको मिलेगा E इक्वल्स टू, हाँ जी, आप अपने मोबाइल को रोटेट कीजिए। आपने स्ट्रेट पकड़ के रखा है मोबाइल। m1 ओमेगा स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r2 स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो दोनों का सेम है, इसलिए वहां ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिखने की आवश्यकता नहीं। अब ऐसे में अगर हम यहाँ थोड़ा सा चेंज करें, देखो दोनों में हाफ ओमेगा तो कॉमन है, तो E इक्वल्स टू हम ले सकते हैं 1/2 ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में बच जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। और m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर क्या है? I है ना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? ये पढ़ा हुआ है आपने कल ही। तो इसलिए हम यहां क्या लिख लेंगे इसको? E इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा हाफ ओमेगा स्क्वायर I। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है, आपको पता है ना, मैकेनिक्स दो टाइप के पढ़ते हैं हम। एक है क्लासिकल और एक क्वांटम मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जो न्यूटोनियन फोर्सेस पे बेस्ड है, और क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर इक्वेशन पे बेस्ड है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है आई ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो आई ओमेगा के बराबर होता है। और एंगुलर मोमेंटम को अगर हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो जे एच अपॉन 2 पाई भी लिखते हैं। तो यहां हम इसको कंपेयर करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स,
एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इसी को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूं मैं, बार बार इधर उधर करने से अच्छा है कि यहीं पे आगे बढ़ा लें। तो मैं इसको एल स्क्वायर लगा दूं अगर, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या आप आई ओमेगा होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि क्वांटाइज्ड होने पे क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम जो है आपका, वो L इक्वल्स टू है आपका अंडर रूट जे प्लस 1 एच अपॉन 4 पाई। ठीक है ना, ये पढ़ा हुआ है आपने, सॉरी एच अपॉन 2 पाई। अब इसके बाद अगर यहां भी स्क्वायर कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, ये हट जाएगा, जे प्लस 1 एच का स्क्वायर और 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। ये इसके इक्वेशन 3 और इसके इक्वेशन क्या मानते हैं 4। अब आप देखिए कि इक्वेशन 3 और 4 क्या है, कंपेरेबल है, तुलना कर सकते हैं इनकी। आप यहां वो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आज काफी सारा टॉपिक आपका कवर होगा इसी से रिलेटेड, ये इक्वेशन बस कवर हो जाए तो। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 हमको मिलेगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब इक्वेशन 3 पे जाइए, इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 पे आप देखेंगे कि आपको जो आई ओमेगा हमने लिखा हुआ है, इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 मैं केवल, आप चाहें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2e अपॉन आई, ये वैल्यू यहां रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 मानो। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 5 हमको मिल जाएगा आई स्क्वायर इंटू ई अपॉन, सॉरी 2e अपॉन आई, तो आई और ये तो कैंसिल हो गया आपका, इक्वल्स टू क्या है आपका जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब आप एक काम करें कि आप अपने आई को इधर भेज दीजिए, 2 और आई सबको इधर भेज दीजिए। तो ई जो है, ये ई क्या है, ई जे है, जे मीन्स रोटेशनल एनर्जी लेवल है। तो आप ई जे शुरू से भी लगा सकते हैं, लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो ये आ गया जे प्लस 1 एच स्क्वायर अपॉन, दो नीचे आएगा, 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर आई। ई जे, हमने एनर्जी लेवल जे की कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसमें जो ये वाला पद है, आप इसको देखो, इसमें एच कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ मॉलिक्यूल इन अ गिवन टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट होता है। तो ऐसे में एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई को हम एक नया कांस्टेंट बी मान लेते हैं। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम बी मान लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा भाई, फ्रॉम इक्वेशन 6 हमको क्या मिल गया,
ई जे इक्वल्स टू आपको मिला बी इंटू जे, जे प्लस वन। ये यूनिट अभी इसकी क्या है, जूल में है, लेकिन हम जो स्पेक्ट्रम मेजर करते हैं उसकी एनर्जी जूल में नहीं होती, उसकी एनर्जी तरंग संख्या के रूप में होती है। तो ऐसे में इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं? वी नो दैट E इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ अ फोटॉन इक्वल्स टू होता है hc अपॉन लैम्डा, एंड 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू होता है तरंग संख्या न्यू बार। तो ऐसे में आपके पास आ जाएगा E इक्वल्स टू hc तरंग संख्या, हो सकता है ना, hc तरंग संख्या। तो hc तरंग संख्या, अब हम क्या करेंगे, इसको एक नए रूप में ले लेते हैं। हमको तो तरंग संख्या से मतलब है, न्यू बार इक्वल्स टू हो जाएगा E अपॉन hc। ये जो इकाई आएगी ये आएगी पर सेंटीमीटर में। तो ऐसा करते हैं, ऊपर वाला इक्वेशन को यहां पुट करते हैं। मैं इक्वेशन 6 लेके करूंगा इसको, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 6 put value of E in equation 7, साथ में E का मान रख दीजिए। तो न्यू बार इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं E अपॉन एच सी। E की जगह क्या है आपका, मैं इसको पहले लिखूंगा एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई जे, जे प्लस वन। इसमें क्या है, एच सी का भाग देना है, 1 अपॉन एच सी। तो एक ये कट गया, सी नीचे आ गया। फाइनली न्यू बार इक्वल्स टू, इस पूरे को हम एक नया ऊर्जा स्तर इप्सिलॉन मान सकते हैं। एच अपॉन ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर आई सी जे, जे प्लस वन पर सेंटीमीटर। इस पूरे को भी हम बी मान सकते हैं। बी जे, जे प्लस वन। लेकिन इस बार जैसे यहां पर बी का मान किस इकाई में है, जूल में है। सॉरी, आगे पीछे लिख देता हूं। बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, ये किस इकाई में है, जूल में है। यहां पर जो बी है आपके पास, दैट इज एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी, ये आपका पर सेंटीमीटर में है। बाकी कोई फर्क नहीं है। आप बोलेंगे सर यूनिट तो बदल गई, ये तो बदल गया, कुछ नहीं बदला है। वैल्यू जूल में थी, उसको पर सेंटीमीटर में कर लिया है, दैट्स इट। तो अब हमारे पास इप्सिलॉन जे इज इक्वल टू है जे, जे प्लस वन। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें। सो फाइनल स्टेटमेंट है कि फॉर ए रिजिड रोटर, या फॉर ए रोटर बस लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ ए rotational level is epsilon j equals to b into j, j plus 1 पर सेंटीमीटर। अब जरा कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से कि यहां पर रोटेशनल एनर्जी लेवल j इक्वल्स टू 1 है, ठीक है ना, 0 से लेते हैं। फिर एक ऊपर गया तो j इक्वल्स टू हो गया 1,
थोड़ा ऊपर गया j इक्वल्स टू हो गया 2, थोड़ा ऊपर गया 3। आप नोटिस करें कि जैसे जैसे j की वैल्यू बढ़ रही है हम गैप बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? मान रख के देखो, लेट j इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा? तो एप्सिलॉन j इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा b इंटू जीरो प्लस 1। जीरो से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है? 0। लेट j इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा b इंटू वन प्लस 1 इक्वल्स टू, ये दो एकम दो, ये आ जाएगा 2b। ठीक है, j इक्वल्स टू 2 रख के देखें, j इक्वल्स टू 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन j इक्वल्स टू b इंटू 2 j प्लस 1, यानी ये आ जाएगा 2 धन 1 3, 3 दूनी 6b। एक और रखते हैं j इक्वल्स टू 3, एप्सिलॉन j इक्वल्स टू b इंटू 3 प्लस 1, 3 1 4, 4 तिया 12b। तो वास्तव में इनके बीच जो अंतर है वो समान नहीं। 0 और पहले वाले के बीच 2b का अंतर है, 2 पहले और दूसरे वाले के बीच 4b का अंतर है, दूसरे और तीसरे के बीच 6b का अंतर है, यानी हर बार अंतर 2b से बढ़ जा रहा है। तो ऐसे में हम एक फॉर्मूला निकालते हैं, से इप्सिलॉन j प्लस 1 माइनस j निकालते हैं हम। तो एक बार हम इप्सिलॉन लेंगे j रख के, तो फॉर्मूला आएगा j प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा bj स्क्वायर प्लस bj। इक्वेशन हो गया 1। दिस इज फॉर इप्सिलॉन j। दूसरा हम निकालेंगे इप्सिलॉन j प्लस 1 के लिए, तो ये कैसे आएगा? j की जगह हम रखेंगे j प्लस 1, और j प्लस 1 तो होता ही है, तो पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा bj प्लस b, ये एक ब्रैकेट, यहां j प्लस 1। मल्टीप्लाई कीजिए पहले bj का दोनों में, तो ये आ जाएगा bj स्क्वायर प्लस bj प्लस, अब b का मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा bj प्लस b, bj को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा bj स्क्वायर प्लस 2bj प्लस 1, प्लस b। नाउ इप्सिलॉन j प्लस 1 माइनस इप्सिलॉन j इक्वल्स टू आएगा bj स्क्वायर प्लस 2bj प्लस b, माइनस कीजिए bj स्क्वायर प्लस bj, bj स्क्वायर 2bj में से bj घट जाएगा तो बचेगा bj प्लस b को कॉमन ले लीजिए, आपके आएगा bj प्लस 1। यानी कि जो डेल इप्सिलॉन है हमारे पास, इसकी वैल्यू bj प्लस 1 है। तो अगर मैं दो ऊर्जा स्तर के बीच अंतर रखना चाहता हूं तो j का मान रखना पड़ेगा कि किससे किसका अंतर रख रहे हैं हम, j में कितना अंतर है। तो जैसे अगर आप पहला मान रखिए 1 रखने पे क्या आएगा? j प्लस 1 2b का अंतर है, देखिए यहां कितने का अंतर है? 2b। j का मान 2 रखिए, 2 प्लस 1 एक मिनट रुकेंगे, कहीं कुछ गलत हुआ।
बीजे स्क्वायर बीजे प्लस 1 बीजे बीजे प्लस बी 2 बीजे आ गया ये ठीक है। बीजे स्क्वायर माइनस बीजे, ये आएगा बीजे प्लस बी बचना चाहिए ना, 2b प्लस जे प्लस 1 कैसे, जे स्क्वायर प्लस 3j कैसे आ रहा है। सॉरी, एक गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, यहां पे थोड़ा गलत हुआ, जरा सा मिस्टेक हुआ। क्या मिस्टेक हुआ, हम यहां ले रहे हैं j प्लस 1, तो फार्मूला जो है वो आपका क्या है, बी जे प्लस 1, जे की जगह पे हमको लेना है j प्लस 1, तो अंदर भी j प्लस 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका बी जे प्लस 1 और यहां j प्लस 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी जे प्लस बी इंटू जे प्लस 2, सॉल्व कीजिए, आ जाएगा बी जे स्क्वायर प्लस 2bj प्लस bj प्लस 2b। जब आप इप्साइलन j प्लस 1 माइनस इप्साइलन j करेंगे तो आपको आएगा bj स्क्वायर प्लस 2bj प्लस bj 3bj प्लस 2b माइनस bj स्क्वायर माइनस bj स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3b में से एक जाएगा तो आएगा 2bj प्लस 2b, तो यहां जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2b j प्लस 1। वैल्यू रख के देखते हैं, पहले 0, तो j जब 0 रखेंगे 0 प्लस 1 1 2b, तो पहले और दूसरे ऊर्जा स्तर के बीच में जो डिफरेंस है 2b का है। दूसरे के लिए रखेंगे 1 रख के देखिए, 1 प्लस 1 2 2 इंटू 2 4b, दूसरे ऊर्जा स्तर में अंतर आएगा 4b का। 2 रख के देखिए, 2 प्लस 1 3 3 इंटू 2 6, यहां अंतर आएगा 6b का। तो इस तरीके से आप एक ऊर्जा स्तर और उसके अगले ऊर्जा स्तर के बीच का अंतर निकाल सकते हैं। जो आपका टॉपिक है, सिलेबस अगर आपके पास हो तो सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है, ये कौन सा टॉपिक हम पढ़ रहे हैं मैं ये बता दूं आपको। तो आपने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ देयर इंटरनल रोटेशनल मैकेनिज्म, डिटर्मिनेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी ऑफ डाइएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, रोटेशनल एनर्जी लेवल है ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए मेनली, ठीक है। इसके बाद अगली चीज जो हमको थोड़ी सी देख लेनी चाहिए इससे, वर्ण नियम, घूर्णन संक्रमण के लिए वर्ण नियम, सिलेक्शन रूल। Selection rule for rotational transition, ये है डेल जी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, यानी कि रोटेशनल एनर्जी लेवल में कोई भी एनर्जी लेवल से सिर्फ एक ऊपर या एक नीचे ही आया जा सकता है, इससे ज्यादा परिवर्तन अलाउड नहीं है, इसलिए हमने एक के ही अंतर से फॉर्मूला निकाला है। इसमें मैं आपको एक और चीज बढ़िया सी बता देता हूं, घूर्णन स्पेक्ट्रा में समस्थानिक प्रभाव यानी कि आइसोटोप इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। क्या अगर मैं एक अणु के आइसोटोप को बदल दूं तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप नोटिस कीजिए कि जो एप्सिलॉन जे है हमारा, वो है हमारा h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, आप चाहें तो सी
इसके बाद है हमारा जे J+1 पर सेंटीमीटर, और आई बराबर है हमारे पास μr², यही है ना? अगर मैं गलत नहीं हूं तो μr² ही है। बिल्कुल ठीक। म्यू का मान क्या होता है? म्यू होता है m1 गुणा m2 अपॉन m1 प्लस m2। सपोज कीजिए कि हमने समस्थानिक चेंज कर दिया, हमने कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 ले लिया या कार्बन 13 ले लिया, यानी भारी आइसोटोप ले लिया, हैवी आइसोटोप। हैवी आइसोटोप लेने पर आपका म्यू का वैल्यू बढ़ जाएगा। म्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो नीचे बढ़ जाएगा और आपका इप्सिलॉन जे ये डिक्रीज हो जाएगा। तो रिलेट कर पाएंगे, है ना? हमने देखा कि अगर हम आइसोटोप चेंज कर दें और हैवियर आइसोटोप लें, आप लाइट लेंगे तो जस्ट सपोज इट चेंज हो जाएगा। हैवियर आइसोटोप लेने पे हमने ये पाया है कि इससे क्या होता है, म्यू रेड्यूस्ड मास की वैल्यू बढ़ जाती है। रेड्यूस्ड मास की वैल्यू बढ़ जाने से क्या होता है, आपके आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाने से क्या होता है, एप्सिलॉन जे इसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है, यानी रोटेशनल एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहां दिया हुआ है कि अगर आपके कार्बन 12 के लिए एनर्जी लेवल का मान कुछ इस तरीके से है, तो कार्बन 13 के लिए ये मान थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना? ग्राउंड लेवल सेम रहेगा। ये कार्बन 12 के लिए है, सॉरी कार्बन 12 के लिए, और ये कार्बन 13 के लिए। तो आप नोटिस करें कि ये है आइसोटोप इफेक्ट। ठीक है, आराम से आप लिख सकते हैं, बिल्कुल दिया हुआ है। और मैंने जिस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ उसको फार्मूला इतना ही बताना है। इसके बेस पे एक एप्लीकेशन है कि आप आइसोटोप के मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट चीज की। तो ये आपका आइसोटोप इफेक्ट इसमें दिया हुआ है, देखिए आपको दिया होगा इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑन डाइएटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल। ये हो चुका है आपका। इंटेंसिटीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, किसी भी स्पेक्ट्रम की रेखा की तीव्रता, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्पेक्ट्रम की रेखा की तीव्रता दो मानों पर मेनली डिपेंड करती है। कौन कौन से मान है? 3 मान है वैसे तो, 2 मान मेन है। एक तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन हमको ये बताएगा कि भाई 0 से 1 पे जाएगा, 0 से 2 पे जाएगा, 0 से 3 पे जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है 0 से 1 पे। मतलब जे की वैल्यू 0 से जे के वैल्यू 1 के लिए जो हमको तीव्रता मिलेगी वो सबसे ज्यादा मिलेगी। J1 से J2 की तीव्रता कम मिलेगी, J2 से J3 के लिए तीव्रता और कम मिलेगी। नेक्स्ट चीज हमको जाननी है वो है पॉपुलेशन डेंसिटी। ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि किस ऊर्जा स्तर से कितने अणु या किस ऊर्जा स्तर में कितने अणु पाए जाते हैं। जितने ज्यादा अणु जिस ऊर्जा स्तर में पाए जाएंगे वहां संक्रमण की संभावना उतनी ज्यादा होगी और तीव्रता उतनी अधिक मिलेगी। तो घूर्णन स्पेक्ट्रा में स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी डिफरेंट एनर्जी लेवल के पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है, पहली बात। तो इंटेंसिटी, फर्स्ट पॉइंट, डिपेंड्स अपॉन population of
molecules in given energy level। पहली बात, ठीक है ना। दूसरा, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे सिर्फ सारे मॉलिक्यूल ग्राउंड एनर्जी लेवल में हो, नहीं। हाँ, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल ग्राउंड एनर्जी लेवल में होते हैं, कुछ एक्साइटेड रहते हैं ग्राउंड स्टेट पे भी या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, तो उनके लिए ईजे का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इस तरीके से। तो जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करती है तीव्रता, ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं, NJ अपॉन N0 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर क्या है हमारी, EJ अपॉन KT माइनस EJ अपॉन KT। ये फॉर्मूला है जहां K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो इस बेस पे आप आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइन की तीव्रता कहां सबसे अधिक होगी। तो ग्राफ अगर आप प्लॉट करें अलग अलग तो आप आराम से ग्राफ से जान सकते हैं कि मान लीजिए ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का शो कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो भी वैल्यू होगी एनर्जी लेवल, उस एनर्जी लेवल की तीव्रता सबसे ज्यादा है।